हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा न्यू प्लस ओल्ड जो एनसीईआरटी है प्लस जो हमारी ल्यूसेंट की जो न्यू लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन वाली जो पीपी जो बुक है उसके ऊपर में आधारित क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसके अंदर में 10,000 से भी ज्यादा आपके जीके जीएस के, साइंस के, रीजनिंग के, कंप्यूटर के जो भी क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिससे कि 10 से भी ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स आप लोगों की पक्की हो जाएंगी। अगर आप चाहते हो कि आप लोगों की इस सीरीज को देखकर जो है गवर्नमेंट जॉब पक्की हो जाए, तो इस सीरीज को पूरा अच्छे से देखिए, आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चंस को रिवाइज करिए। आज भी मैं आपको क्वेश्चंस के अंदर में रिवाइज कराऊंगा, सेशन के अंदर में क्वेश्चंस को रिवाइज कराऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ में, लेकिन उससे पहले आपके लिए नोइंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई, विलिंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट डू। यहां पर मैं देखिए फ्रेंड्स कितनी बड़ी बात है। अगर आपको पता है कि भाई क्या करना है, वो केवल काफी नहीं है, आपको वो चीज करनी पड़ेगी, आपको वो जज्बा लाना पड़ेगा, वो करने की जो है आपको जुस्तजू अपने अंदर में पैदा करनी पड़ेगी। ये आप लोगों को तभी हो पाएगा जब आप काम करोगे, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड, नोइंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई, विलिंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट डू। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सेशन आपको पूरा देखना पड़ेगा। ये सेशन के अंदर में जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं उसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो प्रैक्टिस मैं करवा के देने के लिए तैयार हूं। क्या आप करने के लिए तैयार हो? हाथ ऊपर करके बता दीजिए। अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो तो बता दीजिए। सेशन को लाइक कर देंगे फ्रेंड्स, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, और ये क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करोगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता, देखिए फ्रेंड्स, हमारे भारत के संविधान के अंदर में आप लोगों को पता होना चाहिए कि नागरिक कौन होंगे कौन नहीं होंगे, ये डिफाइन कर दिया गया है स्पेसिफिकली, ठीक है। तो हमारे भारत के संविधान के अंदर में, ठीक है, कौन सा वाला भाग? अब ये भाग का मतलब क्या है ये समझो आप लोग। पहले तो भाग को आप चैप्टर्स मान सकते हो, जैसे आप लोगों की बुक के अंदर में चैप्टर्स होते पता है, वैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर मैं हमारे पूरे संविधान को आज की तारीख में 25 चैप्टर्स में या 25 भागों में, 25 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हमारा संविधान का भाग नंबर 2 या चैप्टर नंबर 2 आप लोग जिसको बोल सकते हो, वो नागरिकता से डील करता है। इसमें आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल्स इसमें समाये हुए हैं। आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 4 तक के जो आर्टिकल्स है आप लोगों के, वो पहले पार्ट में समाये हुए हैं। तो सेकंड नंबर का जो पार्ट आपका भाग है नागरिकता से डील करता है, आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक के आप लोगों के, ठीक है। ये आपका DSSB पर्सनल असिस्टेंट एग्जाम के अंदर में पूछा गया था। जो आप लोगों के लिए यहाँ लिखा है ना कि आप लोगों की 10 से ज्यादा एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएंगी, ये सिर्फ हवा में नहीं लिखा है। अगर आप इस सेशन को, इस सीरीज को पूरा का पूरा देख लोगे तो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा सारी की सारी चीजें। 2 मिनट के अंदर में फ्रेंड्स 900 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, 700 से ज्यादा बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है। ऐसे ही सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहिए आप सभी के सभी लोग। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप पूरा सेशन, ये पूरी सीरीज अच्छे से देखिएगा। मैं आपको सारे के सारे पार्ट्स याद करवा दूंगा, सारे के सारे पार्ट्स। पहला पार्ट भारत का नाम और उसकी टेरिटरी, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से डील करता है, संघ और उसका क्षेत्र, ठीक है। पहले ही आर्टिकल के अंदर में भारत का नाम दिया गया, देश का नाम दिया गया है, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत, ये कहा लिखा गया है? आर्टिकल नंबर 1 में, ठीक है। और उसके अलावा और भी आर्टिकल्स है आपके 1 2 3 4, सारे के सारे आपको करवाऊंगा मैं क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। पार्ट नंबर 2 जो है उसमें 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल्स है आपके। इसमें नागरिकता से रिलेटेड बात की गई है कि भाई कौन नागरिक होगा कौन नहीं होगा, नागरिक बनना है तो क्या कंडीशंस होंगी, वगैरह वगैरह, ठीक है। भाग नंबर 2 के अंदर में तो यही सवाल था। पार्ट नंबर 3 जो है फंडामेंटल राइट्स या फिर आपका मूल अधिकार से रिलेटेड है, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट्स याद रखिए, आपको क्वेश्चन के थ्रू आगे में मैं आप लोगों को और करवाता चलूंगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे आप सभी के लोग, ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है? मतलब वो लोकसभा के अध्यक्ष रहे, फिर बाद में जो है बाद में वो भारत के राष्ट्रपति भी बने। तो ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष और राष्ट्रपति दोनों का पदभार ग्रहण किया है, दोनों का पदभार संभाला है। 3 मिनट में 1000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, 850 लाइक्स हो चुके हैं। लाइक भी करते रहेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं हमारे इस ये पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति भी रहे, लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे, तो वो थे एक ही मात्र नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, ये पेड क्लास के अंदर में भी मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, और ये 70वीं बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया है। नीलम संजीव रेड्डी जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है, ये इंडियन पॉलिटिशियन 6वें नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं 1977 से लेकर 1982 तक। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो आपके बिना किसी विरोध के, मतलब बिना चुनाव के जीत गए थे ये। क्यों? क्योंकि उनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ। तो आपसे एक और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूनानिमसली चुने जाने वाले कौन से राष्ट्रपति, एकमात्र राष्ट्रपति हमारे देश के जो यूनानिमसली बिना किसी विरोध के चुन लिए गए थे, तो ये है नीलम संजीव रेड्डी। ऐसे राष्ट्रपति जो
लोकसभा के स्पीकर भी रहे और राष्ट्रपति भी बने, वो भी नीलम संजीव रेड्डी। आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन यहां पर मैं देना चाहूंगा फ्रेंड्स, बहुत बड़ी बात आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोगों को बता दूं कि 1977 के चुनाव में ये जीते, लेकिन 1970 के चुनाव के अंदर में ये हार गए थे। राष्ट्रपति का चुनाव डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे उनके सामने हार गए थे। ये हार गए थे चुनाव राष्ट्रपति का, लेकिन हार नहीं मानी बंदे ने। बंदा लगा रहा, आखिरी तक लगा रहा, आगे बढ़ता रहा, और एक दिन ऐसा आया कि आज आप इनके बारे में पढ़ रहे हो कि ये निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, तो जो बच्चा लगा रहता है अपने हार से जो है वो घबराता नहीं है, भयभीत नहीं होता है, वो व्यक्ति देखिए आज इस अमर हो जाता है यहाँ पर। मैं इस तरीके से एग्री करते हो तो हाथ ऊपर करके बता देंगे एक बार जल्दी से। और ये एक इनका ये जीवन जो है ना फ्रेंड्स, ये एक आप लोगों के लिए एक प्रेरणा है। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन था आप लोगों का, और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन 70वीं बीपीएससी में आया। ये क्वेश्चन का आंसर हर कोई जो बच्चा है आप लोग आंसर करेंगे। 70वीं बीपीएससी जो हुई थी आप लोगों की 13 दिसंबर 2024 को, मतलब अभी गरम गरम क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से आंसर कर दीजिए आप लोग, कमेंट के अंदर में आंसर करेंगे सभी के सभी बच्चे। ठीक है, बबली चौहान जी बिल्कुल है, डोंट वरी। ठीक है, आंसर करिए इस क्वेश्चन का जल्दी से। 976 लाइक्स हो गए हैं, 24 लाइक्स दूर है हम लोग 1000 लाइक से। जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा का अध्यक्ष भी रहा? तो कौन रहा है? तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, नीलम संजीव रेड्डी। ये याद रखना आप लोगों ने। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग उसका आंसर कमेंट के अंदर में देंगे और वहां लिखेंगे एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुना गया, उनके सामने कोई अपोजिशन में खड़ा नहीं था, वो भी आप लोग मुझे बता देंगे। नाउ एक और इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ अफ्रीका क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली रेखा कौन सी है? अब मकर रेखा, कर्क रेखा और इक्वेटर, तीनों का मैं आप लोगों को बता देता हूं यहां पर। मैं टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को जो है सबसे पहले इक्वेटर की बात करूं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये मान लीजिए हमारी दुनिया है। ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है, 0 डिग्री वाला। ठीक है, इक्वेटर यहां पर में है आप लोगों का 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, और नीचे में है 23.5 डिग्री साउथ के अंदर में आप लोगों का। ठीक है, ये नॉर्थ हो जाएगा आप लोगों का, ये साउथ हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, कैप्रिकॉन आपका मकर रेखा, ये मकर रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये कर्क रेखा है आप लोगों की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पर में कि जो इक्वेटर है आपका, इक्वेटर को 2 बार काटने वाली एकमात्र जो नदी है वो है कॉन्गो रिवर। ठीक है, कौन सी रिवर है? कॉन्गो रिवर, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, थोड़ा सा जूम करके भी आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कॉन्गो रिवर अफ्रीका के अंदर में है, कॉन्गो रिवर यहाँ दिख रही है आप लोगों को। ये देखिए आप लोग, ये है इक्वेटर, 0 डिग्री वाला इक्वेटर। ये देखिए कॉन्गो रिवर है ये आप लोगों की। कॉन्गो रिवर 2 बार इक्वेटर को काटती है, एक बार ऊपर की तरफ में जाते हुए और नीचे की तरफ में आते हुए, 2 बार काटती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। उसके नीचे में अगर आप आओगे यहाँ पर में आप लोगों को मिलेंगी लिम्पोपो रिवर। ठीक है, अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से के अंदर में लिम्पोपो रिवर आपकी जो मकर रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसको 2 बार काटती है लिम्पोपो रिवर। और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का, आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, उसमें यही पूछा था कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो लिम्पोपो रिवर है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, चलिए इसके अलावा जो है मैं आप लोगों को कर्क रेखा के वाली भी बता दूंगा। तो अफ्रीका की कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? कॉन्गो। ये आपकी काटती है फ्रेंड्स किसको? ये काटती है इक्वेटर को, इक्वेटर को, भूमध्य रेखा को काटती है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। लिम्पोपो नदी है जो 2 बार काटती है मकर रेखा को। इंपॉर्टेंट है, सभी लोग लिख देंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। ठीक है, 1095 लाइक्स हो चुके हैं, 5 लाइक दूर है 1100 से। एक एक करके टारगेट को हम लोगों को आगे बढ़ाते रहना है। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब मैं बात करूं आपसे, इक्वेटर को काटने वाली नदी कौन सी है जो इक्वेटर को 2 बार काटती है, हमारे भारत के अंदर में है। ठीक है, देखिए हमारे भारत के अंदर में एक नदी है जिसका नाम है माही नदी। ठीक है, ये निकलती है मध्य प्रदेश से। ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने, जाती है राजस्थान की तरफ में, फिर उसको याद आता है उई माँ मैं तो किधर साइड चली गई, गलत डायरेक्शन में, फिर वो टर्न लेती है, यू टर्न। ठीक है, और यहाँ पर मैं वापस आके, ठीक है, अरब सागर के अंदर में मिल जाती है गुजरात से होते हुए। तो यहाँ पर में वो 2 बार इस चक्कर में 2 बार जो है कर्क रेखा को काट देती है। तो ये याद रखेंगे आप लोग, कर्क रेखा को। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है भारत के अंदर में, माही रिवर। ओके, चलिए, तो ये याद रखेंगे आप लोग। अब तीनों के तीनों याद हो गए, मैं थोड़ी देर के अंदर में आप लोगों से रिवीजन भी करवा दूंगा। ठीक है, बताइए। ठीक है, आप लोगों का कैंसर मतलब कि कर्क रेखा को काटने वाली कौन सी नदी है, लिखते जाएंगे कमेंट के अंदर में। ठीक है, इक्वेटर को काटने वाली कौन सी नदी है, भूमध्य रेखा को। ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन, ठीक है, कैप्रिकॉन को मकर रेखा बोलते हैं आप लोग, मकर रेखा। ठीक है, इसको काटने वाली नदी कौन सी है? मुझे लगता है कि आप लोग मेरे लिखने के पहले आप लोग अगर कमेंट में एक एक करके आंसर लिख सकते हो तो लिख दीजिए। कर्क रेखा का अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो माही नदी,
ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इक्वेटर की बात करूं तो कॉन्गो नदी, कॉन्गो, और अगर मैं आप लोगों से कैप्रिकॉन की बात करूं तो लिम्पोपो, लिम्पोपो, ठीक है, लिम्पोपो नदी, ये याद रखना था आप लोगों ने। तीनों के तीनों आप लोगों के क्लियर हो गए हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट के अंदर में कर देंगे। मकर रेखा को काटने वाली कौन सी है, आंसर करके आगे बढ़ जाते हैं हम लोग जल्दी से, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, गाजी मलिक किस राजवंश का संस्थापक था? गाजी मलिक, देखिए आप लोगों को अगर मैं बात बताऊं तो गाजी मलिक जो है उसका ओरिजिनल नाम था, ठीक है, उसको आप लोग जो है नॉर्मली दूसरे नाम से जानते हो, ठीक है। तो गाजी मलिक जो है आप उसको गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जानते हो बेसिकली, ठीक है, गयासुद्दीन, गयासुद्दीन, ठीक है, तुगलक, तुगलक, तुगलक के नाम से आप लोग उसको जानते हो, तो गयासुद्दीन तुगलक। तो तुगलक वंश का संस्थापक था ये याद रखना है आप लोगों ने, गयासुद्दीन तुगलक। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। इसका नाम था गाजी मलिक, ठीक है। इसके बेटे का नाम गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश का संस्थापक, फिर उसके बाद में इसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो शासक बनता है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी, उसी को गाजी मलिक बोला जाता है। तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है, इसी चीज का फायदा उठाता है कि दोनों नाम उसी के हैं, तो वो इस तरीके से नाम पूछ लेता है आप लोगों से। तो गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक एक ही व्यक्ति है, तुगलक वंश की स्थापना की। इनका जो बेटा था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है, फिर उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अंदर में। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पर, मैं चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर में यहाँ बता देता हूँ आपको। मामलुक डायनेस्टी या गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी जिसको बोला जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन, ठीक है, जलालुद्दीन, ठीक है, खिलजी ने की थी। और उसका एक इंपॉर्टेंट शासक था अलाउद्दीन खिलजी, तो जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक था, ठीक है। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, जिसको गाजी मलिक के नाम से भी जानते थे आप लोग, ठीक है। सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खान। और यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों का सबसे लास्ट वाला वंश था लोधी वंश। आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से सबसे लंबे समय तक किसने शासन किया और सबसे कम समय तक। तो सबसे लंबे समय तक 94 ईयर्स तक जो है शासन किया इस वंश ने, ठीक है। कौन सा वाला था ये आप लोगों का, ठीक है, तुगलक वंश सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला 94 ईयर्स तक। और केवल 30 साल तक शासन करने वाला सबसे कम समय के लिए था खिलजी वंश। तो 5 वंशों में से सबसे ज्यादा और सबसे कम समय तक शासन करने वाला कौन सा नाम था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, तो तुगलक वंश, ठीक है, लॉन्गेस्ट समय तक शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत का राजवंश था, पांचों में से लॉन्गेस्ट समय तक 94 ईयर्स तक, ठीक है, तुगलक वंश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे, ठीक है। मैं आप लोगों को कुछ रिवीजन क्वेश्चंस करवा दूं, हाथ ऊपर करिए। हर क्लास के अंदर में इस तरीके से कुछ रिवीजन क्वेश्चंस भी करवा दिया करूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को याद हो जाए आने वाली क्लास के अंदर में, ताकि हर कोई बच्चा रोज क्लास देखे। आपको सिलेक्शन दिलाना है, ठीक है, ये कोई बात नहीं है केवल हवा में, आप लोगों को एक्चुअल में सिलेक्शन दिलाना है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर करते जाइए जल्दी जल्दी से। केप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है किसको, ठीक है, कोंकण कोस्ट को, खजुराहो को, गल्फ ऑफ खंबात को, कन्याकुमारी। केप कैमोरिन कहां पर में है, ठीक है, किस स्थान को केप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, एकदम स्पीड में आप लोग आंसर कर देंगे, ठीक है। तो केप कैमोरिन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का कन्याकुमारी, मतलब हमारे भारत का जो दक्षिणी, कल कल आपको कराया था, जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी वो प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों की टेस्ट भी लिया करूंगा मैं थोड़े थोड़े समय के ऊपर में। तो दक्षिण हमारे मेन लैंड इंडिया का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, उसको केप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और हमारे भारत में अंडमान निकोबार वाला जो एरिया है उसमें सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं आप लोग, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, नाउ भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर केप कैमोरिन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन, जब आपसे कहा है कि आप लोगों को जो है फ्रेंड्स एक से ज्यादा एग्जाम, 10 एग्जाम्स के बराबर का जो है डेटा आप लोगों को दे दूंगा, तो कम से कम 10 एग्जाम के बराबर जो है डेटा आप लोगों को मिल रहा है। जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, 1800 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। चलिए 1800 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, सेशन को जल्दी से लाइक कर देंगे ये रिवीजन खत्म होने के पहले, तो मुझे मजा आ जाएगा कि भाई हाँ रोज आप लोगों को रिवीजन करवानी है। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, कन्याकुमारी कहां पर में है, तमिलनाडु के अंदर में। दूसरा आप लोगों का ये क्लियर हो गया कि मुख्य भूमि, मुख्य भूमि जो है आप लोगों की मुख्य भूमि, उसका सबसे दक्षिणी छोर का नाम क्या है, केप कैमोरिन है, ये भी क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, ठीक है। भारत का पूरे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? मुख्य भूमि की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे के पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। तो पूरा कंप्लीट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना इंदिरा पॉइंट है, जिसको पार्सन्स पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, ठीक है। भारत संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ओ डबल एस सी सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है, ओडिशा के एग्जाम के अंदर में, जल्दी बताइए एकदम फास्ट। और सेशन को लाइक करते रहेंगे फ्रेंड्स, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। चलिए
नाउ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की बात करूं मैं आप लोगों से तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। इतिहास के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? डी ट्रिपल एस बी डीओई पीआरटी के अंदर में आया हुआ है, एमपी पुलिस एसआई के अंदर में आया है, एडब्ल्यूएस पीजीटी के अंदर में आया है, यूजीसी नेट के अंदर में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, आपको रेफरेंस के साथ में बता रहा हूं पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए, तो इतिहास के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री जो है हेरोडेटस को जाना जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। हेरोडेटस को एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जितने बच्चों ने सही आंसर किया है हाथ ऊपर कर देंगे। ठीक है, अगर मजा आ रहा है आप लोगों को तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। किस पल्लव शासक को राज सिंह के नाम से जाना जाता है? राज सिंह या राज सिम्हा, ठीक है, दोनों ही लिखा जाता है, मैंने आपको कल ही बताया था। ये वही व्यक्ति है जिसने जो है आपका कांचीपुरम के अंदर में, कांचीपुरम जो कि पल्लव लोगों की राजधानी थी, वहां पर में, ठीक है, कैलाश नाथ मंदिर बनाया था, कैलाश नाथ टेम्पल बनाया था। ठीक है, तो कैलाश नाथ टेम्पल किसने बनवाया था? ये आप लोगों के सुपर टेट के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो नरसिंह वर्मन दो आंसर हो जाएगा आपका। नरसिंह वर्मन दो। 2000 के करीब बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स 15 मिनट के अंदर में हमारे साथ में। तो जो है रिस्पॉन्स भी उसी स्पीड से आना चाहिए। यहाँ पर 1547 की चैट रेट से आ रहा है आप लोगों का। ठीक है, तो जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे कमेंट के अंदर में आंसर करते जाइए, यही चीज आप लोगों को आगे बढ़ाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। किस पल्लव राजवंश को राज सिंह के नाम से जाना जाता था? तो नरसिंह वर्मन दो आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नया क्वेश्चन आप लोगों का, आप जल्दी से आ जाइए। ठीक है, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी का क्वेश्चन है। बात हो रही है यहाँ पर में कि भाई आप लोगों का जो है संयुक्त लोक सेवा आयोग, कई बार क्या होता है ना आप लोगों का, एक है बीपीएससी, ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग, वो एक राज्य का लोक सेवा आयोग है। ठीक है, एक है आप लोगों का एमपीपीएससी, ठीक है, यूपीपीसीएस, ठीक है, ये आप लोगों के राज्यों के लोक सेवा आयोग है। कई बार होता है छोटे राज्य होते हैं ना, उनको क्लब करके एक साथ कर दिया जाता है, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं उनको। अगर मान लो कि कोई राज्य का है, जैसे बीपीएससी है या यूपीपीसीएस है या आप लोगों का हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो वो क्या होगा, उनके राज्यपाल करेंगे उनकी नियुक्ति। लेकिन जब बात आती है ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो उनकी नियुक्ति कौन करता है, ये आप लोगों को बताना था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बात आती है एक से ज्यादा राज्यों की, एक से ज्यादा राज्य इन्वॉल्व हो गए उसके अंदर में, तो अब कौन से राज्य का गवर्नर उसकी नियुक्ति करेगा? एक या दो या तीन, कितने भी राज्य हो सकते हैं उसके अंदर में। ठीक है, तो उस केस के अंदर में राष्ट्रपति को पावर दे दिया गया है कि राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा उस केस के अंदर में। अगर किसी एक ही राज्य का है, जैसे एक ही राज्य का अगर वो पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो उस राज्य का गवर्नर करेगा नियुक्ति, उसके अध्यक्ष और उनके सदस्यों की। लेकिन अगर ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, मतलब दो या दो से ज्यादा राज्यों का समूह बनाकर जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया गया है, छोटे छोटे राज्य इस वजह से, तो उस केस के अंदर में कौन से राज्य के गवर्नर को अधिकार दे? आपस में ढिशुम ढिशुम लड़ाई करते रहेंगे वो लोग कि नहीं मैं करूंगा नियुक्ति, मैं करूंगा नियुक्ति। ठीक है, तो आंसर आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति हो जाएगा, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये आप लोगों का डी ट्रिपल एस बी टीजीटी सोशल स्टडीज के अंदर में 9 अक्टूबर 2021 को क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बक्सर की लड़ाई के दौरान दिल्ली का शासक कौन था? ठीक है, बक्सर की लड़ाई, जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 17 मिनट के अंदर में 2162 बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में और 1530 लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करते रहेंगे सभी के सभी लोग। चलिए आंसर करते जाइए फ्रेंड्स यहाँ पर में। देखिए, बक्सर की लड़ाई जो है सबसे पहली बात तो हुई कब थी? तो ये हुई थी आप लोगों की 1764 के अंदर में। ये ईयर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? बक्सर नाम की जगह कहाँ है? आज के बिहार के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये लड़ाई जो है वो किसके किसके बीच में हुई थी, ध्यान से समझिए आप लोग, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके, और ठीक है, उसके अगेंस्ट में कौन थे? ठीक है, एक था अवध का नवाब, नवाब ऑफ अवध, ठीक है, एक बंगाल का नवाब, बंगाल के नवाब, और एक थे मुगल एम्पर, मुगल बादशाह, मुगल बादशाह। तो पूछा गया है मुगल बादशाह कौन थे उस समय में, तो शाह आलम द्वितीय थे, ये याद रखना आप लोगों ने, शाह आलम द सेकेंड, शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह थे वो। तो शाह आलम द्वितीय कहां पर में दिया हुआ है? ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है आप लोगों का, कि मुगल बादशाह कौन थे बक्सर की लड़ाई के समय में। ठीक है, 1764 में बक्सर की लड़ाई के समय में शाह आलम द्वितीय जो है वो मुगल बादशाह थे। अच्छा, एक और चीज आपको बताऊं मैं यहाँ पर में, कि ये तीनों के तीनों जो है, ये तीनों के तीनों की कंबाइन आर्मी होने के बावजूद भी ये लोग हार गए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी, ये याद रखना था आप लोगों ने। ठीक है, ये तीनों के तीनों होने के बावजूद भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, तो मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय। ओके, ये याद रखना है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसको कौन लीड कर रहा था, लीडर कौन था इसका, आर्मी का लीडर कौन था, आर्मी, ठीक है, आर्मी,
को लीड कौन कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो इतना अच्छे से जीत गए, इन तीनों को हरा दिए, तो उसका नाम था थॉमस मुनरो। ठीक है, थॉमस मुनरो, ये याद रख लेना आप लोगों ने फ्रेंड्स। ठीक है, मुनरो जो है इनको इनको लीड कर रहा था। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन लीड कर रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का कौन सा वाला कथन जो है इसमें से करेक्ट नहीं है, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। मैं आपको आपके लिए खुशखबरी ये है कि साइंस के क्वेश्चंस भी आज आपको करवाए जाने वाले हैं, ताकि आप लोगों की ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट आप लोगों का किया जा सके। ठीक है, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ ऐप के अंदर में मिल जाएगा। जितने भी बच्चे जो टीचिंग परीक्षा के जो है फ्रेंड्स प्रीमियम कंटेंट के साथ में जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, नीचे में नंबर चल रहा है आप लोगों का 7611101101 9697888844, इसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, ताकि आप कोर्स में अभी से जुड़कर जो है अपनी तैयारी शुरू कर सके। चाहे आपकी केवीएस हो, डी ट्रिपल एस भी हो, ठीक है, चाहे आपका बीपीएससी टीआरई हो, ठीक है, चाहे आप लोगों का सीटेट के लिए अगर आप पढ़ रहे हो आगे में जाकर, तो सारे ही कोर्सेज जितने भी और भी कोर्सेज अवेलेबल है वो सारी जानकारी मिल जाएंगी, या टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर चले जाइए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे बीपीएससी टीआरई के लिए, केवीएस के लिए, जो भी बच्चे डी ट्रिपल एस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपका अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर में सिलेक्शन होता है और टॉप 100 के अंदर में आप आते हो, अनरिजर्व कैटेगरी में टॉप 100 में आप आ जाते हो ओवरऑल रैंकिंग के अंदर में, तो आप लोगों की जो है वो 200% फीस रिफंड हो जाएंगी। मतलब डबल फीस आपकी रिफंड होगी, और साथ ही साथ आपको एक लैपटॉप भी मिलेगा टीचिंग परीक्षा की तरफ से। बहुत लिमिटेड टाइम का ऑफर है, तो जितने भी बच्चे सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि भाई पूरा दम लगा के पढ़ाई कर ले, वो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हैं जल्द से जल्द। नाउ अगर मैं बात करूं, इट वाज नोन एज सेकंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, नहीं, इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, फर्स्ट। ठीक है, किसने कहा था ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बता देंगे आप लोग। ये 13 मई को स्टार्ट हुआ था, नहीं गलत, ये हुआ था आप लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है, 10 मई को स्टार्ट हुआ था, 10 मई को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1857 के अंदर में। ठीक है, ये मेरठ में स्टार्ट हुआ था, ये बिल्कुल सही है आप लोगों का, ये वाला थर्ड वाला सही है कि मेरठ में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों से क्या पूछा है, नॉट करेक्ट, ये ध्यान देने वाली बात थी कि पूछा क्या है आप लोगों से, नॉट करेक्ट पूछा है, तो नॉट करेक्ट के अंदर में आप लोगों का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहां पर में पहला और दूसरा नॉट करेक्ट। डी ट्रिपल एस बी एनडीएमसी पीआरटी के अंदर में क्वेश्चन आया है ये आप लोगों का, एनडीएमसी के अंदर में नहीं पूछा है। कितने लोगों ने ये देख लिया था और सही आंसर लगाया है, और कितने बच्चे ऐसे हैं जो अगले बार आप सही लगाएंगे आंसर, सर आप ध्यान रखेंगे, वो दोनों हाथ ऊपर कर दीजिए, दोनों प्रकार के बच्चे। ठीक है, बताइए बताइए, क्योंकि आप लोगों से पूछा है कि कौन सा वाला नॉट करेक्ट है करके। ठीक है, कौन सा वाला कथन सही नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, जो दो तीन डेट्स है, वो जो फैक्ट है। ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था, ये कहा था वीर सावरकर ने। ठीक है, ठीक है, वीर सावरकर जो थे उन्होंने कहा था, ये याद रखना आप लोगों ने। विनायक दामोदर सावरकर उनका नाम था, वीडी सावरकर। ठीक है, उनको शॉर्ट में वीर सावरकर बोलते थे, तो वीर सावरकर या वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, तो ये वाला इसलिए गलत हो गया था आपका। सेकंड वाला जो डेट थी, डेट की वजह से गलत हुआ था। डेट क्या थी स्टार्टिंग की, 1857 के विद्रोह के स्टार्ट होने की डेट लिखो जल्दी से मेरे बताने के पहले आप लोग। ठीक है, मैं कलर चेंज करूं उससे पहले आप लोगों का लिख के हो जाना चाहिए फ्रेंड्स, जल्दी से। ठीक है, 10 मई थी। ठीक है, 1857 कहां से स्टार्ट हुई थी ये भी बता देंगे आप लोग। 1857 की क्रांति बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा जाता है आप लोगों से कहां से स्टार्ट हुई थी, तो मेरठ से स्टार्ट हुई थी, ये याद रखना आप लोगों ने, मेरठ से। ठीक है, मेरठ से स्टार्ट हुई थी ये क्रांति। पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दिया है, जो जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आप लोगों के। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम लोग आने वाली सीरीज के अंदर में, सेशन के अंदर में जैसे जैसे एडवांस होता जाएगा हम लोग बढ़ाते जाएंगे। तो पूरे सेशंस देखिए, जिन बच्चों ने पुराने सेशंस नहीं देखे वो लोगों को वो भी जाकर देखना इस सेशन के बाद में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से संबंधित है। देखो, हमारे भारत के अंदर में एक मान्यता है ऐसी कि ये हमारा भारत है। ठीक है, हमारे भारत के अंदर में आर्य लोग जो है वो बाहर से आए हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों का मानना है कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया मतलब ये हमारा भारत है, मान लो एशिया में ऊपर में जाओगे आप तो इधर से आए थे, मैक्सिमम लोगों का मानना है। लेकिन एक विद्वान ऐसे भी थे जिनका मानना था कि भाई इधर से नहीं आए थे, इधर साइड से आए थे करके, तिब्बत वाले इलाके से। ठीक है, तो कौन थे वो जिन्होंने तिब्बत का जो है तिब्बत आगमन का जो है सिद्धांत दिया था जी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे भारत के अंदर में स्वामी दयानंद सरस्वती करके एक व्यक्ति हुए हैं। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना भी की थी उन्होंने। इनका मानना था कि हम लोग मध्य एशिया से नहीं आए हैं, हम लोग तिब्बत के मतलब हम लोग इन द सेंस हम तो इधर के ही थे, बेसिकली आर्य लोग जो थे, ठीक है, जिन्होंने वेदों की स्थापना की या वेदों की रचना की, वो लोग कहां से आए थे, ठीक है, तिब्बत के इलाके से आए थे। तो तिब्बत आगमन की जो थ्योरी है वो किसने दी, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, प्लीज एक बार याद रख लीजिए आप लोग, सभी के सभी लोग जितने भी लोग हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बाल गंगाधर तिलक थे वो तो बहुत ज्यादा दूर चले गए। बाल गंगाधर तिलक का बोलना था, ठीक है,
बाल गंगाधर तिलक का बोलना था कि भाई हम लोग कहा, मतलब हम लोग इन द सेंस कि जो आर्य लोग है वो कहाँ से आए हैं, इधर से आर्कटिक के तरफ से आए और ऊपर से आए, मतलब हम लोग बर्फ में रहते थे ठंडी में, ठीक है, एस्किमोज टाइप के थे हम लोग, उधर साइड से हम लोग इन द सेंस, मैं बार बार हम इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, अपन जो जो मैक्सिमम मेजोरिटी एक्चुअली में जो ऐसी थेरी है, ठीक है, कि आर्यंस बाहर से आए और भारत के मूल निवासी भारत के अंदर में ही रहते थे, आर्यंस आर्यंस ने अगर उनके ऊपर में डोमिनेंस कर दिया, ठीक है, डोमिनेट कर दिया, तो आर्य आए कहां से थे, अब वो राज भी उन्हीं के साथ चला गया, ठीक है, वो वाली बात है, लेकिन अलग अलग लोगों का अलग अलग मान्यता है। चलिए, तो बाल गंगाधर तिलक का मानना था आर्कटिक के तरफ से आए थे करके, वो ऊपर से नॉर्थ पोल के पास से आए थे, ठीक है, आर्य लोग। तो दोनों पॉइंट लिख दो, मैंने आप लोगों को दो चीजें सिखाई है आज, ठीक है, तो दोनों पॉइंट लिखो। सबसे पहले आप लोग लिखोगे तिब्बत से कौन आया था, तिब्बत, तिब्बत वाली थेरी किसने दी थी, तिब्बत वाली थेरी किसने दी, और आर्कटिक वाली थेरी किसने दी, आर्कटिक, ठीक है, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल के पास से आए थे करके, नॉर्थ पोल के पास से आए थे, ये थेरी किसने दी थी। दोनों के नाम आप लोग लिख दोगे ताकि आप लोगों की जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में प्रिपरेशन हो जाए। ओके, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपके साइंस के क्वेश्चंस भी करवाए जाने वाले हैं। 2450 बच्चे ज्यादा यहाँ पर में जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, 1800 के करीब आप लोगों ने लाइक कर दिया है। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे। मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, उनके जवाब आप लोग कमेंट के अंदर में दीजिए मुझे जल्दी जल्दी से, ठीक है। आप लोग मुझे बताओगे फ्रेंड्स कि बक्सर की लड़ाई कौन से साल में हुई थी, जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप लोग, ठीक है। बक्सर की लड़ाई कौन से साल में हुई थी, ईयर आप लोगों को बताना है, बक्सर की लड़ाई का ईयर जल्दी से। इसके बाद में साइंस के क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। बक्सर की लड़ाई, चलिए, जो जो आप लोगों को पता है बक्सर की लड़ाई के बारे में वो भी बता दीजिएगा आप सभी के सभी लोग जी। नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना है कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है, ठीक है। इक्वेटर को, भूमध्य रेखा को काटने वाली जो है नदी कौन सी है, और कैप्रिकॉर्न को काटने वाली नदी कौन सी, कैप्रिकॉर्न को। अगर आप लोगों ने ये सेशन अच्छे से देखा अभी तक का, तो आप लोगों को ये चीज याद हो जाएगी। कमेंट के अंदर में लिखते जाइए। 1870 लाइक्स हो चुके हैं केवल, जो है फ्रेंड्स 1878 हो चुके हैं, केवल 122 लाइक्स हम लोग दूर है यहाँ पर में हमारे 2000 के टारगेट से। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते चलेंगे आप सभी लोग। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट जो है कुछ क्वेश्चंस मैं और आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी चीजें पढ़ाया है मैंने। आपको बताना है कि हमारे भारत के ऐसे ओनली प्रेसिडेंट, ओनली राष्ट्रपति कौन से थे हमारे। हिंदी आधा इंग्लिश में लिख देता हूँ ताकि दोनों प्रकार के बच्चों का जो है यहाँ पर में भला हो जाए। ओनली राष्ट्रपति, ओनली प्रेसिडेंट कौन थे हमारे भारत के, जो है यूनानिमसली, निर्विरोध चुन लिए गए थे, ठीक है। मतलब कि बिना इलेक्शन के चुन लिए गए, बिना इलेक्शन के उनका चुनाव हो गया। और उनके बारे में एक और चीज जो आपको बताया मैंने, वो भी बता दीजिए कि वो राष्ट्रपति के अलावा एक और भारत के एक इंपॉर्टेंट पद के ऊपर में विराजमान रहे थे, ठीक है। जल्दी बताओ, कमेंट देखो, कोशिश तो करो कम से कम, ठीक है, कोशिश तो करो कम से कम। कोशिश करने से जो है आप लोगों का प्रैक्टिस होती जाएंगी और ज्यादा आगे में। आंसर कमेंट के अंदर में कर रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया, और हर बच्चा कमेंट के अंदर में आंसर करता रहेगा। 1947 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, सेशन को लाइक करते रहेंगे आप सभी लोग। नाउ एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। आप लोगों को बताना है कि हमारे भारत के अंदर में नागरिकता से रिलेटेड कंसेप्ट जो है कौन से वाले भाग में दिया है, नागरिकता से रिलेटेड कंसेप्ट भारत के कौन से भाग के अंदर में दिया हुआ है। भाग, मैंने आपको बताया कि टोटल 25 पार्ट है हमारे भारत के संविधान के अंदर में, टोटल 25 पार्ट, उसमें से नागरिकता वाला पार्ट कौन सा है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि इसी तरीके से मैं रिवीजन के साथ साथ में आपको कराता रहूं, तो हाथ ऊपर करके मुझे बता देंगे, सेशन को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। रोज आप लोगों की 5 बजे क्लास होती है, रोज जुड़ जाएंगे। आपको एसएसटी से लेकर, जीके से लेकर, करंट अफेयर से लेकर, साइंस, ज्योग्राफी, आप लोगों का जो कंप्यूटर है, रीजनिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हर एक चीज आप लोगों को यहाँ पर में सिखाई जाने वाली है, ठीक है, हर एक चीज आप लोगों के लिए। तो आप लोग जो है सेशन पूरा अच्छे से, ये पूरी सीरीज अच्छे से देखिए आप सभी के सभी लोग। 1951 लाइक्स हो चुके हैं, 9 लाइक्स दूर है अभी हम लोग 2000 से। चलिए, ओके, तो ये क्वेश्चंस के आंसर आप लोग करोगे कमेंट के अंदर में, ऐसी मुझे उम्मीद है आप लोगों से। ओके, चलिए, अब मैं यहाँ पर मैं जो है, चलिए 2000 प्लस लाइक्स हो चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को। मैं यहाँ पर मैं हमारे जो है आदरणीय कुलदीप सर जी को भी आमंत्रित करना, तो आपको साइंस के क्वेश्चन फ्रेंड इस तरीके से कराएंगे। सर 2450 बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, 2000 से ज्यादा लाइक कर दिए, बच्चे बहुत एक्साइटेड है, ठीक है। आप जी सर, बिल्कुल। आपकी एनर्जी लेवल ही इतनी ज्यादा है कि वो पूरी पृथ्वी मंडल में फैल चुकी है सर। बच्चा खुद होके फिर भी कमेंट करना चाहेगा, फिर भी उनके हाथ चल रहे हैं, ऐसे ही लग रहा है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सर, कमेंट में कोई भी ऐसा कमेंट नहीं तो मैं पूरी तरह से देख पा रहा हूँ, बस पहला शब्द दिख रहा है और अगला तो ऐसे ही निकल जा रहा है। ये बात कमाल है सर, कमाल है, बिल्कुल कमाल है। ये यही मोमेंटम बच्चों बना रहना चाहिए। और कुलदीप सर, ये भी एक चीज, जस्ट में 30 सेकंड लेंगे हम लोग बच्चों का, फिर आप प्लीज पढ़ाइएगा, क्योंकि हमारे लिए बच्चों को पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि हम लोग जो ये सीरीज चला रहे हैं, इसके अंदर में मेन उद्देश्य ये है कि 2025 में कम से कम हर बच्चे की जो है 10-10 एग्जाम क्लियर होनी चाहिए, जो बच्चा सारे लेक्चर्स देख ले।
शर्त ये है कि बिल्कुल सारे सर, लेक्चर्स देख ले, उनको रिवाइज करे, जो जो बताया जा रहा है, जो एक्टिविटी बताई जा रही है वो करते रहे। तो सर बिल्कुल हम लोग इसी को इसी तरीके से रखेंगे पूरा का पूरा कि बच्चों का कैसे भला हो सकता है। ठीक है, टीचिंग परीक्षा बिल्कुल के साथ में हर बच्चा जहां भी सेशन को शेयर कर सकता है, शेयर कर देंगे, क्योंकि जितना ज्यादा आपका रिस्पांस उतना ज्यादा हमें भी एनर्जी मिलेंगी, पूरी टीम को एनर्जी मिलेंगी आप लोगों के लिए और ज्यादा करने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब हर कोई बच्चा कर देगा। 2100 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं सर हमारे साथ में। अब मैं बिल्कुल ओवर सर। टू यू यहाँ पर में जो है बोलना चाहूंगा सर, आप आगे थैंक इसको यू वेरी कंटिन्यू मच सर। कीजिए ताकि बच्चों को हम जी सर, पढ़ा बिल्कुल। सके, मेन चीज जो है हमारी। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टूडेंट देखो, ये पूरी की पूरी सीरीज हमने क्यों शुरू की है, थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि हमारे भारत में अभी बहुत सारे एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि हर साल रेलवे की एग्जामिनेशन, एसएससी की एग्जामिनेशन, अभी आने वाली बीपीएससी टीआरई 4 पॉइंट की एग्जामिनेशन के, उसके बाद सीटेट की एग्जामिनेशन रहेगी, डी ट्रिपल एस बी, रीट, इन सभी एग्जामिनेशन के लिए कॉमन सीरीज रहेगी, जहां पर आप अपनी तैयारी पुख्ता कर सकते हो और आने वाली जो एग्जामिनेशन है उसमें दावा ठोक सकते हो कि मैं वो स्टूडेंट हूं, वो टीचिंग परीक्षा से पढ़ा हूं और ये सभी एग्जामिनेशन में बस एक ही सीरीज से क्रैक कर सकते हो। तो आगे से थोड़ी सी बकबक बंद कर देता हूं, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाता हूं। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, और जबरदस्त तरीके से यहाँ पे सभी लोग कमेंट करते रहेंगे, आंसर करते रहेंगे, ताकि आने वाली जो मिनिमम 10 एग्जामिनेशन रहेंगे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, वो सभी को हम तोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए बताइए, ब्लैक बोर्ड, जैसे कि आप सभी को बताया कि हमारी विज्ञान हमको ज्ञान मिलना शुरू हुआ है वो काले बोर्ड से। पर यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि ब्लैक बोर्ड हमें काला ही क्यों दिखाई देता है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहना चाहिए कि इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर। इसके बारे में हमने पहले भी देखा है कि हमारे पास जो एनसीईआरटी में एक फिगर दिया है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। यहां पर आप देखोगे कि हमारे पास एक व्हाइट कलर होता है, व्हाइट कलर का जो लाइट होता है वो सूरज से आने वाला होता है, और ये व्हाइट कलर जो होता है उसमें 7 रंग होता है, जो 7 रंग आप सभी को पता है, जैसे VIBGYOR, विबजॉर जिसे हम बोलते हैं, माने कि एक सफेद रंग से 7 रंग अलग अलग दिशा में निकलते हैं। और इसी में हमने पढ़ा है कि अगर ये 7 रंग, ये व्हाइट कलर अगर किसी ब्लैक कलर के स्पॉट पे गिरता है तो ब्लैक कलर क्या करता है, उनको अवशोषित कर लेता है, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर मान लीजिए किसी चीज को आपने एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या उसे आप रिफ्लेक्ट करोगे? जी बिल्कुल भी नहीं, वो रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। रिफ्लेक्ट नहीं होगा इसका मतलब आपके आंखों तक पहुंचेगा? जी बिल्कुल भी नहीं। आपके आंखों तक ही अगर लाइट नहीं पहुंच रहा है इसका मतलब वो अंधेरा हो गया है, और अंधेरा का मतलब क्या होता है? काला। अंधेरे का मतलब क्या होता है? काला। और उसी तरह से हमने प्रिज्म के बारे में पढ़ा है। प्रिज्म एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो सिंगल लाइट को 7 रंगों में विभाजित करता है। यहाँ पे सभी लोग मुझे ये आंसर बताएंगे कि अगर मैं विबजॉर की बात कर रहा हूं तो सबसे ज्यादा डेविएट होने वाला रंग कौन सा होता है? डेविएट होने वाला जो प्रकाश होता है वो कौन सा होता है? सबसे ज्यादा की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा अपने मार्ग से भटकने वाला रंग कौन सा होता है? और उसी तरह से सबसे कम भटकने वाला रंग कौन से होता है? वो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर मैं आप इस डायग्राम की तरफ अच्छे से देख पा रहे हो तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो आपका वॉलेट रंग जो है अपने मार्ग से सबसे ज्यादा भटका हुआ है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? आपका वॉलेट रंग आने वाला है। और सबसे कम रंग की अगर बात करूंगा जो सबसे कम भटका है तो इसका आंसर रहेगा आपका रेड कलर। क्या आएगा जी? रेड कलर। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से मैं अगर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, माने कि मैं अगर बात कर रहा हूं तरंग दैर्घ्य की, अगर मैं बात कर रहा हूं तो तरंग दैर्घ्य किसकी सबसे ज्यादा रहेगी? चलिए सभी लोग एक साथ कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। यहां पर मैंने पूछा है कि तरंग दैर्घ्य माने कि जिसे बोला जाता है आपका वेवलेंथ, वेवलेंथ कौन से लाइट की सबसे ज्यादा और कौन से लाइट की सबसे कम रहते हैं? सभी लोग इसका आंसर करेंगे। वेवलेंथ की बात हो रही है माने कि मैं लैम्बडा की बात कर रहा हूं, और ये सबसे ज्यादा रहती है आपकी रेड कलर माने कि लाल रंग की, और सबसे कम किसकी रहेगी? आपके वॉयलेट माने कि आपके जामुनी रंग की रहने वाले। बराबर है? तो इसके ऊपर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कौन कौन तैयार है? एक बार सभी लोग हाथ ऊपर कर लेंगे। कौन कौन तैयार है क्वेश्चन को फोड़ने के लिए? पर उसके पहले मैं कुछ बातें जो है मैं आपको आंसर से आपको शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि आपने कभी बचपन में जो है बगीचे में जाकर जो है आपके बाजू में कोई बैठा है और उसे बबल्स उड़ाए होंगे, पुड़ 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 उठाए, उड़ाए है ना? तो जब आपने वो बबल्स उड़ाए होंगे तो आपको उसमें जो है रंग बिरंगी ऐसे कलर दिखाए होंगे। उसी तरह से हमारे जमाने में माने कि 90s के जमाने में इस तरह से कुछ कॉम्पैक्ट डिस्क मिलती थी। अगर उसे देखोगे तो ऐसे लगता है कि उसको 7 रंग जो है फैले हुए हैं। और उसी तरह से आपका फेवरेट, सबका फेवरेट जो रेनबो होता है उसमें भी आपको 7 रंग नजर आते हैं। बराबर है? तो ये सभी एग्जाम्पल होते हैं आपके डिस्पर्शन के। किसके?
डिस्पर्शन के, ये भी आपको याद रखना है। और उसी तरह से अगर मैं और एक बात बताऊंगा तो आपके एनसीईआरटी में एक न्यूटन डिस्क करके एक टॉपिक दिया गया है, न्यूटन डिस्क। ये न्यूटन डिस्क किसके बाद बताया था? पहले वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने ये बताया था कि हमारा जो रंग होता है, जो प्रकाश में होता है, वो कौन सा होता है? सफेद रंग होता है। कौन सा रंग होता है? सफेद रंग होता है। और उसी तरह से न्यूटन डिस्क एक प्रकार का डिवाइस होता है जिसमें अगर आप 7 रंग अगर बना दो और उसको घुमाओगे तो ये 7 रंग मिलकर आपको एक व्हाइट कलर का रंग जो है वहां पे दिखाई देता है। इसका मतलब ये होता है कि जो व्हाइट रंग होता है, जो प्रकाश में होता है, उसमें लगभग 7 रंग से बना है। कितने रंग से बना है? 7 रंग से बना है, ये आपको याद रखना है। और उसे बताने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? आपके चाचा जी के मामा जी, आपके चाचा जी के मामा जी, जिनका नाम क्या है? न्यूटन जी। जिनका नाम क्या है? न्यूटन जी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा। तो अभी जो है मैं क्या करने वाला हूं, आप सभी को पता कि एनसीईआरटी और लूसेंट ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैं कुछ क्वेश्चन जो है आपके लूसेंट से भी लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन आपके लूसेंट के बुक में दिया गया है, लूसेंट में दिया गया है। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? सभी लोग फास्ट आंसर करेंगे और सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे ताकि यहां पे गलत भी हो गया तो आने वाली एग्जामिनेशन में आपका गलत नहीं होना चाहिए। बराबर है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है जी? वो होती है 3 गुना में 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। मैं अगर आपको पूछूं कि कौन से माध्यम में प्रकाश की गति सबसे ज्यादा होती है, ऑप्शन देता हूं, जैसे कि वैक्यूम हो गया, मान कि निर्वात हो गया, सेकंड ऑप्शन कोई ठोस चीज होगी, तीसरा ऑप्शन देता हूं आपको हवा, और चौथा ऑप्शन देता हूं आपको पानी। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। प्रकाश की गति सबसे ज्यादा कौन से माध्यम में होती है? ये अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका वैक्यूम। क्या रहेगा? वैक्यूम रहेगा। बहुत बढ़िया। और इसी तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा, एक अपवर्तनांक होता है, ये अपवर्तनांक होता है जिसे हम क्या बोलते हैं जी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपका ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? आपकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है, प्रकाशीय घनत्व उस माध्यम का ज्यादा होता है। और जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व ज्यादा होता है वहां पे प्रकाश की गति कैसे रहेगी? प्रकाश की गति कैसे रहती है? कम होती है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? इतना समझ में आ गया है? तो यहां पर एक बात आपको ध्यान में रखना है कि प्रकाश की गति जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है, और साथ में जो ऑप्टिकल डेंसिटी जिसे हम प्रकाशीय घनत्व बोलते हैं, वो जो माध्यम का गिनते हैं उसके ऊपर भी निर्भर करेगा। ये क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करेंगे, बताएंगे। ये नीट एग्जामिनेशन 2019 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या रहेगा। बहुत बढ़िया। इसी तरह से आंसर करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। और आने वाले समय में शायद ऐसा हो जाए कि आने वाले 5-6 साल के बाद गवर्नमेंट जॉब गायब हो जाए, तो आपके पास बस ये 1 या 2 साल बचे हैं जहां पर खुद की जिंदगी जो है और अपने पूरे परिवार की जिंदगी आप सेटल करना चाहोगे। और इसीलिए ये पूरी की पूरी सीरीज जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपकी जिंदगी बदलने वाली रहने वाली है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द मीडियम? तो इसका आंसर क्या रहेगा? आपका वैक्यूम रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सभी लोग जो है मुझे एक काम करेंगे कि इनको जो है सबसे कम किस में रहेगा इसका आंसर कर दो। सबसे कम गति किस में रहेगी? सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। देखते हैं कौन कौन इसका उत्तर देता है। पानी में रहेगी, ग्लास में रहेगी, कि डायमंड में रहती है? चलिए बताइए। सभी लोग आंसर करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। बढ़िया, बताइए। देखिए यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कितना होता है। ठीक है? जब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा वो भी आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे मुझे पता है कि वाटर मान कि ये तो पानी हो गया तो इसका वैसे भी कम रहेगा। ठीक है? वैक्यूम तक होता है, पर ग्लास और डायमंड में आप कंफ्यूज हो। बराबर है? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मैं डायमंड की बात करता हूं यहाँ पे लगभग 2.4 होता है, और वही अगर मैं ग्लास की बात करता हूं तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो लगभग 1.5 होता है। अब मुझे बात बताइए, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माने कि अपवर्तनांक 2.4 है और इसका 1.5 है,
तो डायमंड और ग्लास माने कि कांच दोनों में से गति किसमें कम रहेगी? वो रहने वाली है आपकी डायमंड में, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा अगर होता है तो उसमें गति क्या हो जाती है जी? गति हो जाती है कम। इसका मतलब आपकी गति सबसे कम किस में रहेगी? डायमंड में रहेगी। किस में रहेगी? डायमंड में रहेगी। ये समझ में आ गया है? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। ये अगर आपको समझ में आ गया है तो एक छोटा सा प्रश्न आप सभी से पूछता हूं। डायमंड जो है वो हर प्यार करने वाले को एक प्यार करने वाला देता है डायमंड रिंग। आपने सुना होगा शादी में डायमंड रिंग, प्रपोज करते समय डायमंड रिंग। भाई साहब जब कभी भी देखो इच्छा हो गई पैसा है तो डायमंड रिंग दे दो। एक बात मुझे बताइए, ये डायमंड जो होता है इतना चमकता क्यों है? ये चमकता क्यों है और इसकी खासियत क्या है? हमने पढ़ा है कि डायमंड जो होता है वो कार्बन का अपरूप होता है। क्या होता है? कार्बन का एक प्रकार का अपरूप होता है। और ये इतना चमकता क्यों है? क्यों इसमें एक फिनोमिना होता है हमारे लाइट का। उसका नाम क्या जी? उसे बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, माने कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसी के वजह से डायमंड जो है इतना चमकता है और इतना ज्यादा महंगा होता है। पर ये कार्बन की अप्रूव की बात मैं करूंगा तो सभी लोग मुझे एक आंसर बताएंगे। ये जो हमारा डायमंड होता है, ये जो हमारा डायमंड माने कि हीरा होता है, ये क्या ऊष्मा का सुचालक होता है? क्या ये विद्युत का सुचालक होता है? देखते हैं कितना लोग इसका आंसर करते हैं। मैं सुचालक की बात कर रहा हूं, माने कि वो क्या कंडक्ट कर सकता है? अगर कंडक्ट कर सकता है तो सभी लोग एक बार जबरदस्त तरीके से आंसर करेंगे। डायमंड ऊष्मा का सुचालक है कि विद्युत का है? तो आपको आंसर करना है कि ये ऊष्मा का सुचालक है सर जी, ये विद्युत का नहीं होता है। तो सभी लोग एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि कार्बन का कौन सा अपरूप है? अपरूप है जो क्या है जी? विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है। चलिए देखते हैं जबरदस्त तरीके से कौन आंसर करता है। अरे क्या बात कर रहे हो भाई साहब। अगर इस तरह से आपने पढ़ाई कर ली ना तो आपको 10 क्या 15 क्या 50 एग्जामिनेशन क्रैक करने से कोई भी नहीं रुक सकता है। इसका आंसर एग्जैक्टली सही दिया आपने। इसका आंसर रहेगा आपका ग्राफाइट। क्या रहेगा? ग्राफाइट रहता है। बहुत जबरदस्त। उसी तरह से एक छोटा सा क्वेश्चन, कार्बन का ऐसा कौन सा अपरूप है जिसका आकार जो है एक्चुअली फुटबॉल जैसे होता है? फुटबॉल जैसे होता है, कोई बता सकता है? और उसमें कितने कार्बन होते हैं? उसमें कितने कार्बन होते हैं? ये दोनों क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। कार्बन का ऐसा अपरूप जो फुटबॉल जैसे दिखता है उसे क्या बोलते हैं जी? उसको बोला जाता है फुलरिंस बोला जाता है। और उसी तरह से उसमें कितने कार्बन होते हैं जी? उसमें होता है आपका 60 कार्बन होता है। ये भी आपको याद रखना, 6 नहीं होता है, 60 होता है। 60 कितना होता है? 60 होता है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करेंगे। क्या होगा जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है? माने कि एक दरवाजे से निकली और दूसरे दरवाजे में अगर घुस जाती है लाइट तो उस केस में क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, इसी तरह से आंसर करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। इट चेंजेस इट्स स्पीड एंड बेंड, इट स्टॉप मूविंग, इट स्प्लिट इनटू मल्टीपल बीम्स, माने कि यह कई किरणों में विभाजित हो जाती है, या इट रिमेन्स अनचेंज, माने कि ये अपरिवर्तित रहती है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? इसकी गति बदल जाती है और उसी तरह से वो बेंड हो जाती है। कहने का अर्थ यह होता है कि अगर मैं आपको बोलूं, पूछूं, अगर मान लीजिए आपका प्रकाश जो है वो पानी से नहीं, अगर मान लीजिए हवा से पानी में जा रहा है, क्या जा रहा है? हवा से पानी में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा जी? क्या हो जाएगा? इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, माने कि ऐसे नहीं जाएगा, वह ऐसे चला जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये बेंड हो गया है। कैसे बेंड हो गया है? टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो गया है। टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो गया है। और उसी तरह से उसकी गति क्या हो जाएगी? गति उसकी कम हो जाएगी। गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये भी आपको क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? यहां पे बोला गया है कि लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है लाइट की? चलिए देखते हैं। ये गति बदल जाएगी, बिल्कुल गति बदल जाएगी। और वो किधर डाइवर्ट होगी? टुवर्ड द नॉर्मल। किधर? टुवर्ड द नॉर्मल की तरफ। बराबर है, बिल्कुल। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट। परावर्तन होगा, अपवर्तन और विकिरण होगा,
डिफ्रैक्शन होगा कि पोलराइजेशन होगा? चलिए बताइए, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने जो है यहाँ पे आंसर दे दिया है। इसका आंसर केवल एक नहीं रहेगा जी, इसका आंसर रहेगा आपका रिफ्रैक्शन। क्या रहेगा? रिफ्रैक्शन। जैसे कि हमने अभी अभी पढ़ा है, मान लीजिए ये पानी का बूंद है, ये क्या है? पानी का बूंद है। और जब कभी भी लाइट यहां से गुजरेगी तो एक बात मुझे बताइए, यहां पर जाने के बाद वो झुक जाएगी ना, और जैसे ही झुक जाएगी वो 7 रंगों में बिखर जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहाँ पे लाइट के 2 फिनोमिना हमें नजर आ रहे हैं। एक हो रहा है उसका बेंडिंग ऑफ लाइट, एक हो रहा है उसका बेंडिंग माने कि क्या हो रहा है? झुकना हो रहा है। और उसी झुकने को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। माने कि उसे क्या बोलेंगे? अपवर्तनांक बोलेंगे। और उसी तरह से एक व्हाइट लाइट जो है, सफेद किरण जो है, वो 7 रंगों में विभाजित हो गई, उसे हम क्या बोलेंगे? डिस्पर्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिस्पर्शन माने कि विकिरण बोलेंगे। क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया है? बहुत जबरदस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताइए इसका आंसर। जस्ट अभी अभी हमने बताया है, तो जो टॉपिक पढ़े उसके ऊपर फास्ट में रिवीजन करेंगे और सभी लोग आंसर करेंगे। बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है? फास्ट। बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है। और उसी तरह से जो है आप बिल्कुल आंसर करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि मेहनत करने से ही फल मिलता है। भगवान कृष्ण जी ने भी बोला है कि मेहनत करते रहो, फल की आशा मत करो। पर मेहनत तभी होगी जब आपको फल नजर आ रहा होगा। और आपका फल क्या है? वो सक्सेस, वो सूरज की तरह चमकना। बराबर है? और इसीलिए मैंने पहले आज सेशन में क्वेश्चन भी लाइट से ही लेकर आया हूं, ताकि आपको भी समझ में आए कि लाइट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? विच लाइन बेंड्स द मोस्ट व्हेन पासिंग थ्रू द प्रिज्म? तो इसका आंसर क्या रहने वाला आपका? वॉयलेट रहेगा, बैंगनी रहेगा। और सबसे कम कौन रहेगा? चलिए अभी अभी मैंने बताया था, सबसे कम बेंड होने वाला कौन सा होता है जी? ये होता है आपका लाल रंग होता है। कौन सा होता है? लाल रंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। विच कलर ऑफ द लाइट हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? चलिए मैंने अभी बताया था, VIBGYOR, है ना? VIBGYOR। और यहाँ पे सबसे बड़ा कौन नजर आ रहा है आपको? वो है आपका रेड कलर, क्योंकि इसकी वेवलेंथ माने कि इसे हम लैम्बडा बोलते हैं, ये लैम्बडा सबसे ज्यादा होता है। और जो आपका बैंगनी रंग होता है, इसका लैम्बडा सबसे छोटा होता है। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है सबसे ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी माने कि जिसे बोलेंगे हम आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवृत्ति। तो आपको बोला गया शॉर्ट टेस्ट वेवलेंथ, तो आपका आंसर फिर से क्या आ जाएगा जी? वॉयलेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वॉयलेट आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। सीडीएस एग्जामिनेशन 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी? यह आपके लूसेंट में भी दिया गया क्वेश्चन है, लूसेंट के बुक से लिया गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए ल्यूमिनस इंटेंसिटी। देखिए हमने, अगर आपने पढ़ा होगा तो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। 7 फंडामेंटल, 7 खंड है, 7 समंदर है। उसी तरह से 7 हमारे पास क्या है जी? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। उसके बारे में जस्ट बताऊंगा, पर सबसे पहले जो है, सबसे पहले उस टेबल के बारे में जान लेते हैं। वो 7 कौन कौन से है सर जी? सबसे पहला है आपकी लेंथ मानी की लंबाई। इसके ऐसा यूनिट जो है वो होती है आपकी मीटर। सेकंड होती है मास मानी की द्रव्यमान, इसे गिना जाता है किलोग्राम में, ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूं। उसके बाद होता है समय माने कि टाइम, इसे गिना जाएगा सेकंड में। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, ये भी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है और इसको गिना जाता है एम्पियर में। उसके बाद होता है तापमान माने कि टेम्परेचर, और इसे गिना जाता है केल्विन में। उसके बाद होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसी के बारे में हमें पूछा गया है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी से हम क्या करते हैं? ल्यूमिन मतलब होता है लाइट माने कि प्रकाश, प्रकाश की कितनी संवेदनशीलता है वो गिनने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यूनिट जिसका नाम है कैंडेला, और इसे दर्शाया जाता है सीडी से। किससे? सीडी से। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को गिना जाता है आपके मोल से। ये हो गई आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो सभी लोग एक साथ आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहने वाला है? कैंडेला रहेगा। क्या रहेगा? कैंडेला रहेगा। ये आपको याद रखना है। और उसी तरह से सभी लोग मुझे बताएंगे ये वैट किसकी ऐसा यूनिट होती है? ये वैट किसकी ऐसा यूनिट होती है? सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। और एक बात मैं आपको पूछना चाहूंगा, बताना भी चाहूंगा कि ये लक्स जो है एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जो लाइट की इंटेंसिटी गिनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे लक्स मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? लक्स मीटर बोला जाता है। याद रखोगे? याद रखोगे कि नहीं रखोगे?
रखना पड़ेगा आपको। और वैट का इसका असाइनमेंट क्या जी, वो है आपका पावर का। और उसी तरह से सभी लोग मुझे बताएंगे किलोवाट आवर, किलोवाट आवर ये किसकी ऐसा यूनिट होती है, देखते हैं कौन इसका उत्तर देता है। किलोवाट आवर ये किसकी इकाई है, किलोवाट आवर ये किसकी इकाई है, चलिए सभी लोग आंसर करेंगे इसका। किलोवाट आवर ये आपकी ऊर्जा की इकाई होती है। और आप सभी को पता है कि आपके घर के मीटर बिजली का जो यूनिट आता है वो किस प्रकार से आता है, किलोवाट में आता है, यूनिट में आता है। और वो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना होता है, वो 1 यूनिट इसका मतलब होता है आपका 1 किलोवाट आवर। इसका मतलब होता है कि 1 घंटे में आपने 1 किलोवाट इतना पावर का इस्तेमाल किया है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, और ये रहा आपके सेम टू सेम लूसेंट से लिया गया क्वेश्चन। आरआरबी, बीपीएससी, एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है, मान की बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार सेंट्रल की एग्जामिनेशन में अक्सर बहुत बार पूछा गया है। चलिए जी देखते कौन इसका उत्तर करता है। लाइट ईयर जो है वो किसकी इकाई होती है, ये होती है आपकी डिस्टेंस की, माने की दूरी की। दूरी गिनने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम क्या है, लाइट ईयर। सर हमने कभी तो सुना नहीं है, इसका डिवाइस कैसे होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। लाइट ईयर गिनने के लिए हमारे पास बहुत सारी यूनिट है, पर उसमें से एक होता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एयू जिसे बोला जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब आने वाले समय में यह पूछा जाता है कि एयू मतलब क्या होता है, एयू मतलब क्या होता है। इन जनरल हमारी धरती और जो सूरज है इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसे एक्चुअली 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि धरती और जो सूरज होता है उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसे हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। सभी लोग मुझे ये भी आंसर करेंगे कि सूरज से निकलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो कौन से रूप में आती है, कौन से रूप में आती है, और वो कितना समय लगाती है धरती पर पहुंचने के लिए। चलिए देखते हैं कौन इसका उत्तर करता है। सभी लोग आंसर करेंगे कि सूरज से निकलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है वो हमारे धरती में कौन से रूप में आती है जी, वो आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, माने कि जिसे बोलेंगे हम विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है उसके रूप में आते हैं। और वो कितना समय लगाते हैं, लगाते हैं लगभग 500 सेकंड। कितने लगाते हैं, 500 सेकंड लगाते हैं। ये बात भी आपको याद रखना है क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। इतना क्लियर हो गया है, ये अगर आपको समझ में आ गया है तो सभी लोग मुझे बताएंगे कि अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्या ये मैकेनिकल वेव होती है कि नहीं होती है। मैकेनिकल वेव जिसे हम क्या बोलेंगे, यांत्रिक तरंगे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यांत्रिक तरंगे बोलते हैं। कि क्या हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माने कि जो लाइट की किरणें होती है, क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो मैकेनिकल वेव होती है क्या जी। तो अगर आपने आंसर यस कहा है तो ये आपका सरासर गलत है। सर फिर आपने पूछा क्यों जब गलत है, मैं इसलिए पूछा कि आपके मन में शायद ये डाउट रहता होगा कि सर मैकेनिकल वेव का मतलब होता क्या है। देखिए जो लाइट माने की जो प्रकाश होता है उसे किसी भी माध्यम से जाने के लिए, ठीक है, किसी भी यहां से जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है क्या, माध्यम की आवश्यकता इसे नहीं होती है। अगर माध्यम की आवश्यकता नहीं है इसीलिए लाइट को नॉन मैकेनिकल वेव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नॉन मैकेनिकल वेव बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। सर फिर मैकेनिकल वेव मान की यांत्रिक तरंगे जो होती है उसके उदाहरण हमें बता दीजिए। याद रखिएगा यांत्रिक तरंगे वो तरंगे होती है जिनको माध्यम की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए ध्वनि हो गई, ध्वनि माने की साउंड। आप सभी को पता है साउंड को जो है किसी भी तरह से ट्रैवल करने के लिए उसे माध्यम की जरूरत होती है। अगर उसे माध्यम की जरूरत है इसका मतलब वो कौन सी होती है जी, वो होती है आपकी मैकेनिकल माने की यांत्रिक तरंगे होती है। सभी लोग मुझे इस क्वेश्चन का भी आंसर कर देंगे कि जो ध्वनि होती है इसे गिनने के लिए इसकी जो इंटेंसिटी गिनी जाती है, इंटेंसिटी गिनने के लिए उसकी इकाई क्या होती है ये आंसर कर देंगे। और उसी तरह से हमारे जो मानवी कान होते हैं, मानवी बॉडी होती है, वो कौन से आवाज तक इंटेंसिटी सुन सकते हैं। चलिए
देखते हैं कौन कौन इसका उत्तर दे सकता है। देखिए, अगर मैं इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं तो इसे गिना जाता है डेसिबल में। किसे गिना जाता है? डेसिबल में गिना जाता है। और हमारे मानव कान जो होते हैं उसको सुनने के लिए, जी बिल्कुल सही बात बोले आपने, हमारे मानव जो श्रवण होते हैं, ठीक है, श्राव्य जिसे बोलेंगे, हिंदी में शायद बहुत ज्यादा प्योर बोल दिया मैंने, तो उसकी रेंज जो होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है। इसका मतलब अगर 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी हो गई तो हम नहीं सुन पाएंगे, अगर 20 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो गई तो भी हम नहीं सुन पाएंगे। तो सभी लोग एक साथ कमेंट करके मुझे बताइए, अगर आपकी 20 हर्ट्ज से अगर फ्रीक्वेंसी कम हो गई साउंड की, ध्वनि की, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे हम इंफ्रासाउंड। क्या बोलेंगे? इंफ्रासाउंड। और वही अगर 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर अगर फ्रीक्वेंसी हो गई तो उसे क्या बोलेंगे? हम अल्ट्रासाउंड बोलेंगे। जी क्या बोलेंगे? अल्ट्रासाउंड बोलेंगे। क्लियर हो गया है? और इसीलिए जो धरती में भूकंप आता है ना, वो भूकंप से निकलने वाली जो तरंगे होती है जिसे बोला जाता है सिस्मिक वेव। क्या बोला जाता है? सिस्मिक वेव। ये एक प्रकार के इंफ्रासाउंड होते हैं। कैसे होते हैं? इंफ्रासाउंड होता है, और जिसे हम मानव जो है सुन नहीं सकते हैं। और इसे सुनने वाले जो कुत्ते, बिल्ली, हाथी होते हैं वो एक्चुअली उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, वो उस चीज को सुन सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और ये रहा हमारा डिस्टेंस, बाकी की चीजें। ठीक है, चलिए एक और बात, हाँ, पारसेक किसका यूनिट है? ये भी हमारे इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए, पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक, है ना? बोलता कि गंगा पार चले जाओ, आओ जी भैया गंगा पार चले जाए, गंगा पार चले जाए। पार चले गए मतलब कहां चले गए? उन्हें कुछ ना कुछ दूरी तय की है। दूरी का मतलब क्या है? आंसर आ जाएगा आपका डिस्टेंस। क्या आ जाएगा? डिस्टेंस है, ये आपका सही उत्तर रहेगा, पारसेक। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भी बड़ा यूनिट होता है आपका पारसेक, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ। हाँ, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये आपके एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, यह आपके एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। इसी तरह से आंसर करते रहो, एक दूसरे को बताते रहना है, पढ़ाई करते जाना है, और एक साथ एग्जामिनेशन क्रैक कर लेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा डिस्टेंस बिटवीन जो सेलेस्टियल बॉडी होती है, माने कि जो खगोलीय पिंड होते हैं, उनके बीच की दूरी गिनने के लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई होती है? सभी को दिख लिया, ये आपके लुसेंट में दिया गया क्वेश्चन है। लुसेंट जो अपडेटेड है अभी नया वाला 2024 वाला, उसमें ये क्वेश्चन दिया गया है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई होती है? देखते हैं कौन कौन इसका सही उत्तर करता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग जो है बी बोल रहे हैं, कोई डी बोल रहे हैं, कोई सी बोल रहा है। तो याद रखिएगा, एंगस्ट्रॉम जो है आपकी लंबाई की इकाई होती है। सर ये हमने तो कभी सुना नहीं, तो याद रखिएगा, जब कभी भी हम वेव की बात करते हैं, जब कभी भी हम वेव की बात करते हैं तो वेव कुछ इस प्रकार से बनती है, तो बराबर है ना? तो यहां से लेकर यहां तक जी दूरी है, इसे हम वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेव लेंथ बोलते हैं। और ये वेवलेंथ को दर्शाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लैम्बडा। क्या इस्तेमाल करते हैं? लैम्बडा। और इसी लैम्बडा को अगर हमें गिनना है तो इसे गिनने के लिए एक्चुअली हम एंगस्ट्रॉम यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होता है? 10 का घात -10 मीटर होता है। ये भी आपको याद रखना है। कितना होता है? 10 का घात -10 मीटर होता है। ये भी आपको याद रखना है। साथ में एक बात मुझे बताइए, ये टेम्परेचर गिनने के लिए हमारे पास कौन सी इकाई है? टेम्परेचर गिनने के लिए हमारे पास कौन सी इकाई है? और प्रेशर को अगर हमें गिनना है तो ये कौन सी इकाई रहती है? और इसी में अगर एक और क्वेश्चन ऐड कर दूं तो इसी में हमें एक और क्वेश्चन ऐड कर देता हूं। वो इस तरह से पूछा जाता है कि निम्न दिए गए ऑप्शन में से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है और कौन सी वेक्टर, माने कि जिसे बोलेंगे सदिश राशि और बोलेंगे इसे अदिश राशियां है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन इसका उत्तर करता है। टेम्परेचर गिनने के लिए हमारे पास डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन, ये 3 प्रकार की इकाई है जो हम जनरली इस्तेमाल करते हैं। वही अगर प्रेशर की बात करूंगा तो याद रखिए, देखो प्रेशर की मैं आपको यूनिट बताता हूं। पहला होता है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसके बाद होता है पास्कल,
उसके बाद होता है आपका बार, उसके बाद होता है आपका mm ऑफ Hg, और उसके बाद होता है आपका उसके बाद होता है आपका मीटर ऑफ वाटर। ऐसे बहुत सारी यूनिट है आपकी प्रेशर की, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं आपको पूछूं प्रेशर और टेम्परेचर, टाइम और लेंथ, इसमें स्केलर क्वांटिटी कौन सी, तो आप क्या बताओगे? आप बोलोगे कि सर टेम्परेचर भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है, प्रेशर भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है, समय भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है, और इस लेंथ को अगर आप गिन रहे हो एज ए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कर बराबर है, तो ये भी आपकी स्केलर क्वांटिटी ही रहेगी। डिस्टेंस अगर मैं इसे गिन रहा हूं तो डिस्टेंस भी कौन सी एक राशि रहेगी? स्केलर क्वांटिटी, मान की अदिश राशि रहने वाली है। क्लियर है? उसी में एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, जो आपके लुसेंट से लिया गया है, आरआरबी कोलकाता 2005, एसएससी 2017 और आरआरबी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि एम्पियर किसकी इकाई है? एम्पियर किसकी इकाई है? चलिए बताइए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज या रेजिस्टेंस की इकाई है? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे जी, फास्ट। अरे जल्दी जल्दी आंसर करोगे, जितने ज्यादा आंसर करोगे उतने ज्यादा क्वेश्चन ले पाऊंगा यहाँ पे, बराबर है। चलिए बताइए, हाँ किसका रहेगा यूनिट? ये रहेगा आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी, माने की विद्युत धारा की इकाई रहती है। अरे भगवान, अरे चार्ज किसने बोला? जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इसे हम आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवेश। और जो विद्युत आवेश होता है इसे गिनने के लिए हमारे पास यूनिट होता है कूलम्ब। क्या यूनिट होता है? कूलम। और मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा तो इसे गिनने के लिए हमारे पास यूनिट होता है टेस्ला। और रेजिस्टेंस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो रेजिस्टेंस को गिनने के लिए हमारे पास यूनिट होता है आपका ओहम। क्या होता है? ओहम होता है। तो इतनी सारी बातें भी आपको याद रखनी है, आने वाले समय में पूछा जा सकता है। क्लियर है? एक छोटा सा क्वेश्चन आपको पूछता हूं, सभी लोग मुझे बताएंगे कि करंट जो होती है, करंट जो होती है, क्या ये स्केलर होता है कि वेक्टर होता है? चलिए देखते हैं। और देखो ये क्वेश्चन जो है इस बार सीटेट में पूछा गया था, सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन आपको मैं पूछ रहा हूं। चलिए सभी लोग मुझे आंसर करेंगे। करंट मान की जो विद्युत धारा हम बोलते हैं, वो विद्युत धारा जो होती है स्केलर मान की अदिश राशि है या सदिश राशि है? चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने जो है एकदम करेक्ट आंसर दिया है। इसका आंसर रहेगा आपका स्केलर। क्या रहेगा? स्केलर। पर मैं अगर आपको यह बोलूं कि क्या करंट में दिशा और दशा दोनों भी होती है, मान कि इसे बोलूंगा मैं डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों भी होते हैं, क्या कोई एक ही रहेगा? एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस तरह से हर वर्ग में एक एक्सेप्शन होता है, और उसी तरह से स्केलर वेक्टर में भी करंट एक प्रकार का एक्सेप्शनल है। सर कैसे? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, माने कि अदिश राशि है, पर अदिश राशि होने के बावजूद इसमें दिशा और दशा माने कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों भी होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है? दिशा और दशा दोनों भी होता है करंट में, और ये होने के बावजूद भी वेक्टर मान की सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है। क्लियर है? चले, क्यों है वो बाद में बताऊंगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया, आरआरबी बैंगलोर, एसएससी 2017, 19 और आरआरबी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर मान की दबाव या दाब जिसे बोलेंगे, इसकी ऐसा एक ही क्या रहेगी? पास्कल है, डाइन है, न्यूटन है और जूल है। चलिए बताइए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, सभी लोग इसी तरह से आंसर करते रहेंगे। इसका आंसर क्या रहने वाला है, और कमेंट बॉक्स में लिखते भी जाओ आंसर के साथ कि आंसर क्या है आपका? पास्कल रहेगा। और पास्कल का मतलब क्या होता है? 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद डाइन जो होता है ये किसकी इकाई, कोई बता सकता है? ये एक्चुअली फोर्स की इकाई है, बल की इकाई है। पर ये कौन सी इकाई है जी? ये आपकी सीजीएस यूनिट है। कौन सी यूनिट है? सीजीएस यूनिट है, आपको याद रखना है। और न्यूटन जो होती है वो ऐसा यूनिट है आपकी बल की, ये भी आपको क्लियर हो गया। और जूल किसकी इकाई है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। चलिए बताइए, फास्ट 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 फास्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, कि यहां पे लिखा गया है जो जूल है ये किसकी ऐसा यूनिट रहेगी? किसकी रहेगी जी? जो उत्तर देगा ना एग्जैक्टली करेक्ट, बहुत बढ़िया।
किसी बच्चे ने बोला है कि सर ये एनर्जी और साथ में आपका जो वर्क रहेगा, माने कि जो कार्य रहेगा, इन दोनों की इकाई आपकी जूल रहेगी। क्या रहेगी? दोनों की इकाई आपकी जूल रहने वाली। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए जो एक्चुअली लूसेंट से ही लिया गया है और पर ये एसएससी 2005 में पूछा गया है, ये बीपीएससी में भी पूछा गया है, ये यूपी टेट में भी पूछा गया है और ये सीटेट में भी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर कौन करता है। डेसिबल इज अ यूनिट ऑफ, किसकी रहेगी जी? इंटेंसिटी ऑफ साउंड की। किसकी रहेगी? इंटेंसिटी ऑफ साउंड की रहेगी। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हीट की अगर मैं बात करूंगा तो हीट की इकाई क्या रहती है? हीट माने की एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊर्जा की इकाई क्या रहती है? आपकी जूल रहती है। और इसे गिनने के लिए एक और इकाई का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम कैलोरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलोरीज बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आरआरबी जूनियर इंजीनियर एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट? अगर हमें लाइट की इंटेंसिटी अगर गिनना है तो उसके लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है? और जिसको मीनिंग समझ में आ गया तो वो ऐसे ही आंसर कर देगा। चलिए बताइए जी इसका आंसर क्या रहने वाला है? बहुत बढ़िया। इसका उत्तर क्या रहेगा? जल्दी जल्दी, फास्ट। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, एकदम बम फूट रहे हैं जी। इसका आंसर क्या रहेगा? फोटोमीटर रहेगा। बाकी इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी देख लेते हैं। बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर और एनीमोमीटर क्या होता है? जैसे कि आप अगर मैं बात कर रहा हूं बैरोमीटर की, तो बैरोमीटर में इस्तेमाल किया जाना धातु कौन सा है? वो होता है आपका पारा। कौन सा होता है? पारा। और बैरोमीटर, इसके नाम से ही आपको समझ में आ गया, बैरोमीटर इस्तेमाल किया जाता है आपके प्रेशर माने कि जो दाब होता है उसे गिनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उसी तरह से ये हो गया आपका फोटोमीटर, जो कि लाइट की इंटेंसिटी गिनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उसी तरह से यहाँ पे एक और इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखा है जिसका नाम है हाइग्रोमीटर, जो कि किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? जो आपकी घनत्व रहेगा किसका? हवा का, जिसे हम ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं, वो गिनने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है हाइग्रोमीटर के बारे में। ठीक है, ये आज याद रखिएगा अच्छे से। आगे बढ़ते, एक और यहाँ पे डिवाइस आ गया है, उसको नाम भाई साहब ये है एन्यूमोमीटर। उसको नाम क्या है जी? उसको नाम है एन्यूमोमीटर। और ये शायद आपने कहीं पे देखा है, ये शायद आपने कहीं पे देखा है। कहां पर देखा? याद आ रहा है? राधे राधे जी मुखिया जी, कहीं पे देखा है? आपने देखा होगा जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है हमारा भारत का, है ना, जिसका हेड ऑफिस शायद पुणे में है, महाराष्ट्र के पुणे में है, उसके ऊपर ये घूमते हुए आपको नजर आया होगा। तो ये जी बिल्कुल मौसम विभाग। तो ये क्या करता है? हवा की गति और दिशा जो है वो जानने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हवा की गति और दिशा जो है वो जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको याद रखना है। तो कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर लेता हूं, सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। ये थोड़ा सा रिवीजन रहेगा आपका। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? Which instrument is used to measure the atmospheric pressure? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हमें गिनना है तो किसका इस्तेमाल करोगे? इस्तेमाल करोगे आपको बैरोमीटर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर करेंगे विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मान की सापेक्ष आर्द्रता जो होती है वायुमंडल की, वो अगर हमें गिनना है तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर या थर्मोमीटर? चलिए बताइए जी। हाइड्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो होती है वो गिनने के लिए हाइड्रोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर क्या रहेगा? आपका हाइग्रोमीटर रहेगा। क्या रहेगा? हाइग्रोमीटर। देखो दोनों में डिफरेंस कितना है, वहां पे डी है, वहां पे जी है। डी और जी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, व्हाट इज द यूज ऑफ मैनोमीटर? सर ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है। पता है क्यों गड़बड़ है? क्योंकि ये लूसेंट में दिया गया क्वेश्चन है, लूसेंट की बुक में दिया गया क्वेश्चन है। चलिए सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? व्हाट इज द यूज ऑफ मैनोमीटर? बहुत बढ़िया, चलिए जी बहुत बढ़िया। यहाँ पे हार्ट तो ऐसे बुबल बबल के निकल रहे हैं। गैस प्रेशर गिनेगा, टेम्परेचर गिनेगा, विंड स्पीड गिनेगा या कि ब्लड प्रेशर गिनेगा? इसका आंसर क्या रहेगा जी? बहुत बढ़िया, इसका आंसर रहेगा जो गैस का प्रेशर होता है उसे गिनने के लिए हम मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। बराबर है। और उसी तरह से
जो ब्लड प्रेशर होता है उसे गिनने के लिए जस्ट अभी आपने बताया था इसका आंसर क्या रहेगा, स्पिग्मो मैनोमीटर। और सभी लोग मुझे बताएंगे कि हमारे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका तापमान टेम्परेचर कितना होता है, उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है, ये दोनों बातें अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। चलिए डी वालों का मोए मोए जी, बिल्कुल मोए मोए हो गया। टेम्परेचर की बात करूंगा तो वो रहता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। मैं अगर ब्लड प्रेशर की बात करूंगा तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर दो प्रकार के होते हैं। तो 120 80 mm ऑफ Hg ये होता है आपका प्रेशर, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 120 80 और उसका रहेगा आपका 37 डिग्री सेल्सियस। एक और क्वेश्चन आया है, ये ह्यूमन बॉडी का तापमान जो है वो केल्विन में कितना होता है और उसी तरह से ये डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है, ये दोनों भी आंसर मुझे चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर आपको पूछा जाए ह्यूमन बॉडी का तापमान, है ना, सामान्य तापमान जो होता है, एवरेज टेम्परेचर जो होता है वो लिया जाता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। और इसे अगर मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो सीधा सीधा करना, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 ये ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, 37 प्लस 273.15 ये कितना आएगा, ये आएगा 310.15 डिग्री केल्विन आ जाएगा। और उसी तरह से अगर इसे केल्विन में पूछा जाए तो इसका उत्तर क्या रहेगा, ये रहेगा आपका 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इसमें जब ऐड करोगे तो आपका कितना आएगा, लगभग 98.6 के आसपास आ जाएगा। क्लियर है, ये दोनों बातें आपको अच्छे से याद रखना है। और क्लियर हो गया सभी को, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगर मुझे प्योरिटी ऑफ मिल्क जानना है, माने कि दूध की अगर शुद्धता जानना है तो उसके लिए आप कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करोगे, फास्ट। बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है और उसी तरह से अगर चलता रहा ना, मैं आने वाले गारंटी के साथ बोलता हूं 10 दिनों के अंदर जो है आपकी इतनी जबरदस्त तैयारी हो जाएगी कि भाई साहब ऐसा लगेगा कि हर क्वेश्चन को हम फोड़ के आ जाएंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लैक्टोमीटर। उसका आंसर क्या रहेगा आपका, लैक्टोमीटर रहने वाला है। बाकी के बारे में भी हमने जांच ली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये एनसीईआरटी में सीधा सीधा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। व्हाट डज अ स्पीडोमीटर मेजर, स्पीडोमीटर क्या गिनता है और आपके गाड़ी में स्पीडोमीटर होता कहां पर है। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे फास्ट। स्पीडोमीटर क्या गिनता है, और अभी अभी हमारे सीटेट के एग्जामिनेशन में पूछा गया, डायरेक्टली पूछा गया है कि अगर मुझे अंतर गिनना है तो उसके लिए मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर दे दिया है। इसका आंसर रहेगा स्पीड ऑफ व्हीकल, माने कि वाहन की गति जो होती है उसे गिनने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, स्पीडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये देख पा रहे हो, ये है आपके गाड़ी का डिस्प्ले, है ना। अभी तो डिजिटल गाड़ी आ गई, पर ये गाड़ी का जो मैकेनिकल डिस्प्ले, इसे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ओडोमीटर जो होता है, ओडोमीटर, हाँ यहाँ पे ओ है, ध्यान में रखिएगा, ओ है। तो ये ओडोमीटर जो है आपके गाड़ी ने कितना दूरी तय की, कितनी दूरी तय की, वो गिनने के लिए आपका ओडोमीटर काम करता है। वही अगर आपकी गाड़ी मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर के साथ चल रही है और पीछे अगर आपकी बबली बैठी होगी या बबली के पीछे अगर बंटी बैठा होगा तो उस केस में गाड़ी की स्पीड जो है 80 160 के बीच में झूलती रहेगी, बराबर है। तो ये अगर आपको ध्यान में आ गया तो स्पीडोमीटर क्या गिनता है, यह आपके गाड़ी की गति गिनता है। क्या गिनता है, गाड़ी की गति गिनता है। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ना। देखो बंटी और बबली जैसे ही बोला भाई साहब गालों पे जो है लाली आ गई है ना, लाली आ गई है। चलिए कोई नहीं है, चलिए इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या रहने वाला है, फास्ट। बहुत बढ़िया से चल रहा है सेशन, चलिए इसका भी आंसर करें, व्हाट इज। और मैं बोल रहा हूं ना, इसका आंसर आप गलत करोगे, इसका आंसर आप गलत करने वाला हो। 101% बोल रहा हूं, 101% कंफर्म है, इस क्वेश्चन का आंसर आप गलत करने वाले हो। 101% मैं बोल रहा हूं ना, इस क्वेश्चन का आंसर आप गलत करने वाले हो। क्योंकि जो क्लास में बिल्कुल अटेंटिव है
और जो बंटी बबली के दायरे में नहीं फंसा है, और जो बबली बंटी के दायरे में और बंटी बबली के दायरे में अगर नहीं फंसा है, तो केवल केवल वही बच्चा या स्टूडेंट इसका क्वेश्चन का आंसर कर सकता है। देखो सभी लोग सोचने में पड़ गए, सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैंने अभी अभी बताया था कि यहाँ पे क्या है जी, देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है? ऊ उड़ गए, सभी लोग उड़ गए। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। कितने लोगों को भाई साहब इसमें दिक्कत हो गई? एक बार हाथ ऊपर कर दो, क्योंकि मैंने जस्ट अभी जब मैंने बताया तो यहाँ पे बोला कि यहाँ पे ओ है, यहाँ पे क्या है? ओ है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऊ है, और ऊ की जगह पे आप सभी लोग फुर हो गए, उड़ गए भाई साहब। बंटी के चक्कर में बबली उड़ गई, और बबली के चक्कर में बंटी ढा हो गया। ठीक है, तो उडोमीटर का ही मतलब होता है, इसे रेन गेज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेन गेज भी बोला जाता है। और जो मापन करता है कि बारिश कितनी हुई है, क्या गिनता है? बारिश कितनी गिन होती है ना? कितने लोग ढा हो गए भाई साहब? मैक्सिमम लोग यहाँ पे ढा हो गए, है ना? चलिए कोई नहीं, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेने लेना है। अब इसका आंसर कर दो, अब इसका आंसर कर दो जी। चलिए इसका आंसर कर देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे क्या है? ओ है, ओडोमीटर है। क्या है जी? ओडोमीटर है। ओके वेरी नाइस। इसका आंसर क्या रहेगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल, वो गिना जाएगा आपका ओडोमीटर से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए जो है मैं एज ए होमवर्क दे रहा हूं, एज ए होमवर्क दे रहा हूं। सभी लोग जो है इस सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि ये सेशन जो है आपकी आने वाले समय में तकदीर बदल सकती है। क्योंकि एनसीईआरटी, लुसेंट और विभिन्न एग्जामिनेशन में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन हम आपसे करवा रहे हैं। और ये जब पूरा का पूरा सेशन हो जाएगा ना, उस टाइम पे आप बिल्कुल तैयार हो जाओगे किसी भी एग्जामिनेशन देने के लिए। ठीक है, तो सभी लोग इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, और साथ में इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, और उसी तरह से चलते रहना है। और डेली ठीक 5 बजे आते जाना है, जहां पे दानिश सर और मैं साथ में आपके क्लासेस लेंगे और आपको नए बुलंदियों के ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, शेयर करने के लिए, और साहब भाई साहब लाइक करने के लिए भी। थैंक यू वेरी मच।